बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाकिर महबूब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैक्सेशन मैनेजर इजी गाइड। आज मैं आपको विदोलिंग कैलकुलेटर बनाना सिखाऊंगा जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप बना सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन पे तो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेड होते हैं और वहाँ पे लोगों को ये ज़रूरत नहीं पड़ सकती, लेकिन जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और छोटे विदोलिंग एजेंट्स हैं जो कि एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 विदहोल्डिंग एजेंट बनते हैं और उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट कर सकें और वो एक्सेल में बुक कीपिंग करते हैं या इसके अलावा कोई ऐसा टूल यूज़ करते हैं जिसमें विदहोल्डिंग की कैलकुलेशंस या कंप्यूटेशंस जो हैं वो अवेलेबल नहीं होती, तो उनके लिए ये बहुत यूज़फुल हो सकता है। इस कैलकुलेटर की अच्छी बात यह है कि इसमें आप जब टैक्स अगर आप अपने जो क्राइटेरियाज हैं उनको सही सेलेक्ट करेंगे, जितने पैरामीटर्स इसमें दिए हुए हैं, तो एरर के चांसेस कम है। एरर के चांसेस कम होने का मतलब यह है कि आपका जो विदहोल्डिंग टैक्स की शॉर्ट डिडक्शन का जो रिस्क है वो ज़ीरो है। तो एक्सेल में एक दफ़ा आपने ये मेहनत करनी है और ये जो कैलकुलेटर है ये आपके लिए हमेशा के लिए अवेलेबल होगा, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं चाहता हूँ कि आप ये नोट कर लें, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 153 है ये डील करता है विदहोल्डिंग उन पेमेंट्स को। पेमेंट्स 3 किस्म की हो सकती हैं। एक वो हो सकती है जो आप अगेंस्ट गुड्स परचेज़ किए हैं और आपने पेमेंट करनी है, और दूसरी आपकी सर्विसेज हो सकती हैं, और तीसरी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स के अगेंस्ट आप पेमेंट अगर कर रहे हैं तो वो हो सकती हैं। तो तीनों के रेट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। और इसके बाद इसकी जो सेकंड कैटेगरीज हैं वो ये बनती हैं, अगर कंपनी है तो उसके लिए रेट डिफरेंट है, इंडिविजुअल है तो उसके लिए रेट डिफरेंट है, और इसी तरीके से अगर गुड्स हैं तो वो रेट डिफरेंट हैं, और सर्विसेज के लिए रेट्स जो हैं वो अलहदा दे दिए हुए हैं। रेट्स जो है वो वेरीफाई किए जा सकते हैं। जो विदहोल्डिंग टैक्स कार्ड है वो इजीली डाउनलोड किया जा सकता है एफबीआर की वेबसाइट से, जहां से आपको मिल जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं कि नहीं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे विजिट करें और वहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने डिटेल से ये एक्सप्लेन किया है कि सेक्शन 153 के अंदर कौन कौन से पर्सन्स हैं जो कि विदहोल्डिंग एजेंट हैं। अगर आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं और आप विदहोल्डिंग नहीं कर रहे अपनी पेमेंट्स के ऊपर, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये भी मैंने उस वीडियो में विद रेफरेंस टू लॉ और रेलेवेंट सेक्शन ये वहाँ पे बताए हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे विजिट करें, और विदहोल्डिंग एजेंट्स की क्या मैं विदहोल्डिंग एजेंट हूँ इस नाम से वहाँ पे वीडियो अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस टैक्स कैलकुलेटर की इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो विदहोल्डिंग करेगा, इसमें 2 किस्म की विदहोल्डिंग होंगी। एक होगी इनकम टैक्स की विदहोल्डिंग जो कि है सेक्शन 153 की, और दूसरी है जी सेल टैक्स की विदहोल्डिंग जो कि एज पर सेल्स टैक्स विदहोल्डिंग रूल्स 2007 आपने विदहोल्डिंग करनी है अगर आप विदहोल्डिंग एजेंट बनते हैं। अब सेल टैक्स की विदहोल्डिंग किन सिचुएशंस में होती है? इन सिचुएशंस में होगी कि अगर कोई आप ऐसी प्रोडक्ट परचेज करते हैं जिस पे सेल टैक्स अप्लाई होता है और आपका जो वेंडर है सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपने उसकी पेमेंट करते हुए जो विदहोल्डिंग है इनकम टैक्स की उसके साथ साथ सेल टैक्स की भी विदहोल्डिंग करनी है। अब इस कैलकुलेटर में पर्टिकुलरली मैंने गुड्स के अगेंस्ट अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो सारी विदहोल्डिंग सेल टैक्स की इसी कैलकुलेटर से की जा सकती है, लेकिन अगर आप सर्विसेज बाय कर रहे हैं, किसी से सर्विसेज ले रहे हैं और उसके अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो सर्विसेज के रूल जो हैं वो हर प्रोविंस के डिफरेंट हैं। फेडरल में चूंकि सेल टैक्स के रूल्स जो हैं सेपरेटली डिफाइंड नहीं है, और आईसीटी ऑर्डिनेंस 2001 में जो सेल्स टैक्स विदहोल्डिंग रूल्स हैं वो वही अडॉप्ट किए गए हैं, तो गुड्स के लिए ऑल ओवर पाकिस्तान और सर्विसेज के लिए ये कैलकुलेटर अप्लाई होगा जो कि आप सर्विसेज ले रहे हो अगर इस्लामाबाद आईसीटी टेरिटरी में अगर आप आते हैं। जो प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस के लिए जो सर्विसेज के रूल्स हैं वो सेपरेट हैं, वो इस कैलकुलेटर से नहीं किए जा सकते। लेकिन गुड्स के अगेंस्ट जो परचेजिंग कर रहे हैं आप, उसकी विदहोल्डिंग जो है वो इसी तरीके से होगी जो कि इस कैलकुलेटर में सारी मैंने डिज़ाइन की है। अब इसमें अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं, तो इसमें ये 4 पैरामीटर्स हैं जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, जो कि बहुत इजी है। आपको ये सारी डिटेल्स जो कस्टमर जो आपका सप्लायर होगा उसकी इनवॉइस से अवेलेबल होती है। आपको पता होता है कि आपका जो सप्लायर है वो कंपनी है, इंडिविजुअल है, एओपी है या फर्म है।
आपने सिंपली यहाँ पे ये चेंज करना है। इसके बाद सेकंड जो पैरामीटर है ये आ जाता है कि ये आप उससे गुड्स ले रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं या स्पेसिफाइड सर्विसेज ले रहे हैं। स्पेसिफाइड सर्विसेज एक सेपरेट कैटेगरी है जिसमें कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो कि इन रूल्स के हिसाब से उनकी विदहोल्डिंग होती है। ये भी जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 153 है उसमें अवेलेबल हैं, आप उसको रीड करके डिटेल से देख सकते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो स्पेसिफाइड में आती हैं। जनरली अगर देखी जाए तो होटल सर्विसेज आती हैं इसमें जी, कोरियर सर्विसेज आती हैं, डाटा सर्विसेज आती हैं, टेलीफोन सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, टेस्टिंग सर्विसेज, इस तरह की सर्विसेज जो हैं वो स्पेसिफाइड सर्विसेज में आती हैं और स्पेसिफाइड सर्विसेज के जो विदहोल्डिंग के रूल्स हैं वो सेपरेट हैं। इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है जी, एक्टिव है वेंडर आपका या इनएक्टिव है। ये आप एफबीआर की जो एक्टिव टैक्स पेयर स्टेटस चेक करते हैं जहाँ से, वहाँ जाके आपने उसको देखना है और इसके हिसाब से चेंज करना है। और जो लास्ट पैरामीटर है वो है सप्लायर की नेचर, कि आपका जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड के केस में जो सेल टैक्स की विदहोल्डिंग है वो यहाँ पे नहीं होगी। अब जैसे ही आप यहाँ पे पैरामीटर सेलेक्ट करेंगे, इनके साथ साथ यहाँ पे जो उसका रेलेवेंट रेट होगा विदहोल्डिंग का वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा कि आपका जो रेट ऑफ विदहोल्डिंग है इस पेमेंट पे 5.5 बनता है और जो सेल टैक्स का विदहोल्डिंग है वो 0 होगी क्योंकि ये पर्सन सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है। यहाँ पे आपने सिर्फ अपने पैरामीटर सेलेक्ट करने हैं और इन पैरामीटर्स के बेस के ऊपर ये दोनों रेट जो है यहाँ पे रिट्रीव होंगे और ये रेट अप्लाई होंगे आपकी इस एरिया में जहाँ पे आप टोटल इनवॉइस की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 3 लाख की अगर इनवॉइस है तो 3 लाख पे टैक्स बनेगा विदहोल्डिंग का 16,500। जो सेल टैक्स की विदहोल्डिंग है वो 0 है। टोटल विदहोल्डिंग बनेगी 16,500 और नेट पेमेंट बनेगी 283,500 की। ये आपने अपने जो वेंडर है जिसकी इनवॉइस के अगेंस्ट आप पेमेंट कर रहे हैं, इतनी आपने उसको पेमेंट करनी है। जैसे ही आप यहाँ पे पैरामीटर चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये रेट देखिएगा यहाँ से चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको इंडिविजुअल से कंपनी करता हूँ तो यहाँ पे रेट 5.5 से 5 हो गया है और ये स्टिल 0 है। और अगर ऐसी कोई गुड्स हैं जिस पे सेल टैक्स अप्लाई होता है और आपका जो वेंडर है वो अनरजिस्टर्ड है तो आप इसको अनरजिस्टर्ड करेंगे तो ये सेल टैक्स की विदहोल्डिंग जो है वो 5% भी हो जाएगी। अब ये जो सेल टैक्स विदहोल्डिंग है ये अदर देन एफटीएन होल्डर है। अगर आप एफटीएन होल्डर हैं तो उसके लिए रूल्स जो हैं वो सेपरेट हैं। अगर आप एनटीएन होल्डर हैं और सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं और आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से बाइंग करते हैं तो आप पे ये 5% विदहोल्डिंग सेल टैक्स की मद में भी करना ज़रूरी है। ओके, ये तो था जी ये जो मेन शीट है इसका ब्रीफ। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा रेट्स के बारे में बता दूं। मेन शीट जो है वो यहाँ पे मैंने बनाई है। इस शीट के ऊपर मैंने जितने भी सिचुएशंस हो सकती हैं कि एक कंपनी जो है वो उसकी कितनी सिचुएशन बन सकती हैं, वो 16 सिचुएशंस हो सकती हैं कि कंपनी है उसके कितने टाइप के विदहोल्डिंग की जा सकती हैं और उसकी क्या क्या फर्दर सिचुएशन होंगी। गुड्स हैं तो गुड्स के लिए एक्टिव है और इनएक्टिव है। इसी तरह सर्विसेज के लिए एक्टिव और इनएक्टिव दो सिनेरियो बन गए। फिर सेल टैक्स के लिए रजिस्टर्ड है और फिर ये जितने ऊपर हमने 4 क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे बनाए हैं ये सेम 4 जो है रिपीट हो जाएंगे अनरजिस्टर्ड के लिए। इसी तरह स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं, स्पेसिफाइड सर्विसेज के लिए भी एक्टिव और इनएक्टिव के रेट जो हैं वो डिफरेंट हैं। और जो इसी तरीके से नीचे अगर चलते जाएं तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से बाइंग कर रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी सेपरेट रेट्स हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर अगर एक्टिव है तो 0.25 होता है, लेकिन अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो है इनकम टैक्स या सेल टैक्स दोनों में एक्टिव होना ज़रूरी है तब आप ये 0.25 का रेट लगाएंगे। अगर वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो सेल टैक्स में या इनकम टैक्स में इनएक्टिव है तो आपका जो विदहोल्डिंग का रेट होगा वो नॉर्मल रेट अप्लाई होगा। ये है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का 24C। उसके हिसाब से ये विदहोल्डिंग जो है वो रिड्यूस रेट विदहोल्डिंग अलाउड है। इसी तरीके से इंडिविजुअल के लिए नीचे सिनेरियोस बनाए हुए हैं मैंने कि इंडिविजुअल जो है वो अगर आप गुड्स बाय कर रहे हैं, एक्टिव इनएक्टिव दो सिचुएशन बन गई। इसी तरीके से सर्विसेज अगर किसी से ले रहे हैं इंडिविजुअल से तो एक्टिव इनएक्टिव दो सिचुएशंस बन गई। और सेल टैक्स रजिस्टर्ड के केस के लिए ये चारों सिनेरियो बन गए कि अगर पर्सन आपका सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है और एक्टिव है या इनएक्टिव है, गुड्स बाय कर रहे हैं या सर्विसेज ले रहे हैं तो उनके रेट्स जो हैं ये यहाँ पे मैंने इस कॉलम में लिखे हैं। ये सारे रेट्स मेन आपका जो पर्पस है वो यहाँ पे सारा डिफाइन हुआ है। जो आपने विदहोल्डिंग करनी है वो रेट्स जो हैं वो आपने यहाँ से सारे बनाने हैं। अगर आप
ये बनाना चाहते हैं तो आप खुद भी इस वीडियो को पॉज करके आसानी से बना सकते हैं। ये मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ, आप इसको आसानी से देख के बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये शीट चाहिए होगी तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अपलोड कर दूंगा, जहाँ से आप आसानी से डाउनलोड करके देख सकते हैं। और जो सेक्शन 153 के बारे में वीडियो है उसका लिंक भी मैं वीडियो में डाल दूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप उस डिस्क्रिप्शन से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर फर्दर इस कैलकुलेटर के बारे में किसी का सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में ज़रूर ब्रीफ कर दूंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी कैलकुलेटर बनाना। इसके लिए मैं शीट न्यू यहाँ पे एक डालता हूँ, ये इसका नाम शीट 2 ही रहने देते हैं। वीडियो से देख के कैलकुलेटर बनाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वीडियो में ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है कि आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, और आप दोबारा व्यू करके जो भी स्टेप आप खुद से करना चाह रहे हो आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप भी एक्सेल की फाइल ओपन करें और मेरे साथ साथ इस जो प्रोसेसेस हैं ये आप परफॉर्म करते जाएं। सबसे पहले तो ये 4-5 क्राइटेरियाज हैं, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ जो कि मुझे चाहिए होंगे। ये पैरामीटर्स जो हैं वो डिफाइन करना ज़रूरी है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप है जी डाटा वैलिडेशन के थ्रू हम यहाँ पे नेचर ऑफ सप्लायर डालेंगे। डाटा वैलिडेशन आप अप्लाई करेंगे डाटा में जाके, डाटा व्यू और डाटा में जाके ये आता है डाटा वैलिडेशन, और डाटा वैलिडेशन में जाके यहाँ से आप करें लिस्ट, इस ऑप्शन को करें लिस्ट पे, और यहाँ पे लिख दें आप कंपनी, इंडिविजुअल, और फर्म हो सकती है, और एओपी हो सकता है। ये 4 कॉमा के बाद आपने इसी तरीके से चारों जो पैरामीटर्स हैं वो लिख देने हैं नेचर ऑफ सप्लायर में। ये जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपके पास ये ड्रॉप डाउन लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी, जहाँ से आप सिलेक्शन करेंगे कि ये कंपनी है या इंडिविजुअल है। उसके बाद नेचर ऑफ सप्लाई है। नेचर ऑफ सप्लाई जो है इसमें हमारे बनेंगे जी डाटा वैलिडेशन, उसी तरीके से हम जाएंगे, और लिस्ट व्यू। अब इसमें हम लिख देते हैं गुड्स, और गुड्स के अलावा क्या हो सकती हैं सर्विसेज, और सर्विसेज के अलावा क्या हो सकता है स्पेसिफाइड सर्विसेज, और डिस्ट्रीब्यूटर। इसके लिए आप दोबारा से डाटा वैलिडेशन में जाएं और यहाँ पे आप लिखते हैं जी डिस्ट्रीब्यूटर। स्पेलिंग ठीक होने चाहिए। अगर आपने स्पेलिंग यहाँ डिफरेंट लिखे हैं और जो रेट्स वाला जो कार्ड बनाया है, डिटेल लिस्ट बनाई है, उसमें स्पेलिंग डिफरेंट हुए तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। और स्पेसिफाइड सर्विसेज, ये स्पेसिफाइड सर्व ही मेरे उस शीट में लिखा हुआ है तो इतना ही मैं लिखूंगा। स्पेसिफाइड सर्विसेज, सर्विसेज आ गया, गुड्स आ गया, और डिस्ट्रीब्यूटर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आ गया जी इनकम टैक्स स्टेटस। स्टेटस जो है वो 2 ही हो सकते हैं, या पर्सन एक्टिव है या पर्सन इनएक्टिव है। तो यही 2 स्टेटस जो हैं वो डेटा वैलिडेशन के थ्रू हम जाएंगे लिस्ट में, और यहाँ पे करेंगे एक्टिव और इनएक्टिव। और यहाँ पे हम देख भी लेते हैं कि हमने स्पेलिंग यहाँ पे किस तरह लिखे हुए हैं। यहाँ पे हमने इन डैश एक्टिव लिखा हुआ है, तो इसी तरीके से हम इसमें भी लिखेंगे ताकि हमारा जो फॉर्मूला है वो ठीक काम करे। इनएक्टिव, ये 2 स्टेटस बन गए। इसके बाद यहाँ पे 2 सिचुएशंस बनेंगी, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड की। सेल टैक्स में फिर हमने यहाँ पे ये अनरजिस्टर्ड डैश के साथ लिखा है। इस शीट में देख लेता हूँ मैं कि अनरजिस्टर्ड कैसे लिखा हुआ है, विदाउट डैश लिखा हुआ है, तो इसको भी हमने विदाउट डैश ही लिखना है ताकि फार्मूला ठीक काम करे। और यहाँ से डैश को रिमूव कर देना है, ओके कर देना है। ओके, यहाँ पे हमने लगाना है फार्मूला।
यहाँ पे क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं कोई ना कोई सर्विसेज कर देता हूँ। इसके बाद एक्टिव और यहाँ पे रजिस्टर्ड। अब यहाँ पे हमने फार्मूला लगाना है। फार्मूला जो है वो आसान फार्मूला जो है वो सम प्रोडक्ट का है। सम प्रोडक्ट का फार्मूला बहुत ही फ्लेक्सिबल फार्मूला है जो आपका पर्पस यहाँ पे सॉल्व करता है। सम प्रोडक्ट अप्लाई करना है, पैरेंथेसिस स्टार्ट करनी है और सबसे पहला क्राइटेरिया है हमारा कंपनी, तो ये फुल कंपनी सिलेक्ट करेंगे। वापस आते हैं अपनी शीट में। यहाँ वापस आने से पहले हमने कॉमा लगाना है ताकि जो सिलेक्शन है वो मूव ना हो। ये हमने दे दिया रेंज और इसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे इज इक्वल टू दिस पैरेंथेसिस क्लोज। एक पैरेंथेसिस यहाँ पे एडिशनल हमें स्टार्ट करनी है जो कि सम प्रोडक्ट फार्मूला की होगी। इसके बाद यहाँ पे लगाना है स्टेरिक और फिर हमने पैरेंथेसिस स्टार्ट करने हैं। उसके बाद नेचर ऑफ सप्लाई है, यहाँ पे हम नेचर ऑफ सप्लाई सेलेक्ट करेंगे, फुल सेलेक्ट कर दिया, फिर इज इक्वल प्रेस किया और वापस आए इस शीट में और हमने इसको इसके साथ लिंक कर दिया। पैरेंथेसिस क्लोज, अगेन स्टेरिक, अगेन पैरेंथेसिस स्टार्ट और अब हमने इनकम टैक्स स्टेटस सेलेक्ट करना है। ये इनकम टैक्स स्टेटस, फिर इज इक्वल और इज इक्वल के बाद हमने इसके साथ इसको लिंक कर देना है। पैरेंथेसिस क्लोज और फिर स्टेरिक, पैरेंथेसिस स्टार्ट और हमने लास्ट स्टेटस देना है जीएसटी का, जीएसटी स्टेटस और ये कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया और इज इक्वल टू दिस वैल्यू, पैरेंथेसिस क्लोज और उसके बाद हमने लेना है स्टेरिक और स्टेरिक के बाद हमने पैरेंथेसिस नहीं लगाने। विदाउट पैरेंथेसिस हमने अपने आउटपुट जो हमें रिक्वायर्ड है वो इनकम टैक्स पे हम फार्मूला लगा रहे हैं, तो जो इनकम टैक्स का कॉलम है इसका फुल रेंज हम दे देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा जो है रेट वो आ गया है। इसको हम चेक कर लेते हैं। इसके साथ एक तो हमें लगा देना है परसेंटेज। होम में जाके ये क्लिक किया तो ये 9% का रेट आ गया। 2 पॉइंट्स के साथ हम वैल्यू लिख लेते हैं क्योंकि जो पॉइंट्स में रेट्स विद होल्डिंग के होंगे वो सही विजिबल रहेंगे। तो ये हमारा कंपनी सर्विसेज एक्टिव कंपनी के लिए और रजिस्टर्ड कंपनी के लिए 9% रेट आ गया। इसके बाद अगर हम इसको चेंज करें, कंपनी से इसको इंडिविजुअल करें, तो इंडिविजुअल के लिए सर्विसेज 11% होती हैं। इसी तरीके से अगर हम एक्टिव है इसको हम इनएक्टिव करें तो ये रेट डबल हो जाना चाहिए जो कि डबल हो गया है। तो ये हमारा जो विदहोल्डिंग का फार्मूला है बिल्कुल एक्यूरेटली अप्लाई हो गया। इसके बाद इसी तरीके से हम अप्लाई करते हैं जी रेट ऑफ विदहोल्डिंग सेल टैक्स के लिए। सेल टैक्स की विदहोल्डिंग के लिए जो लॉ है वो बहुत सिंपल है कि अगर आपका जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है तो 5% एडिशनल टैक्स आपने सेल टैक्स की मद में विदहोल्डिंग करनी है। तो इसमें हम इफ की कंडीशन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं कि इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू अनरजिस्टर्ड देन 5%, अदरवाइज क्या हो 0। तो ये सिंपल सा फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे कि रजिस्टर्ड होगा तो 0 होगा और अनरजिस्टर्ड होगा तो 5% आएगा। यहाँ पे हम अनरजिस्टर्ड करके देखते हैं। अनरजिस्टर्ड की शायद स्पेलिंग कुछ ठीक नहीं है, वहाँ हम देख लेते हैं। अनरजिस्टर्ड टर्ड, यहाँ पे ये ई मिसिंग है तो ये हमारा 5% विदहोल्डिंग का भी आ गया। इसमें भी आप 2 पॉइंट्स तक इसको शो कर दें सामने। तो ये जो विदहोल्डिंग कैलकुलेटर है यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है।
इसके बाद यहाँ पे साथ ही आप जो है डिज़ाइनिंग कर सकते हैं कि इनवॉइस वैल्यू आप लिख लें। इनवॉइस वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू ये वो सेल होगा जिसमें आप इनवॉइस की वैल्यू डालेंगे। यहाँ पे रुपीस लिखते हैं इनवॉइस वैल्यू और फिर यहाँ पे इनकम टैक्स विदहोल्डिंग कर दें और नीचे करेंगे सेल्स टैक्स विदहोल्डिंग। इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देते हैं कि इसको आप बॉर्डर अप्लाई कर दें और यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा कि दिस इनवॉइस वैल्यू और मल्टीप्लाई कर दे इसको इसके साथ। इसी तरीके से इनवॉइस वैल्यू मल्टीप्लाई कर दे सेल टैक्स विदहोल्डिंग रेट के साथ। अब इनवॉइस वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की है, इधर हम कॉमर्स अप्लाई कर देते हैं 1000 सेपरेटर्स और यहाँ पे हम विदहोल्डिंग का जो टोटल है वो कर देते हैं टोटल विदहोल्डिंग और नेट हम फॉर्मूला लगा देते हैं कि 1 लाख और माइनस टोटल विदहोल्डिंग 73,000 नेट पेमेंट बनेगी। नेट पेमेंट तो ये था जी एक टैक्स कैलकुलेटर का बनाने का तरीका। इसमें डिफरेंट चीज़ें जो थी जो प्रीवियस मैंने वीडियो बनाई थी उसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। असल चीज़ जो है रेट्स बनाना है कि जो विदहोल्डिंग के रेट्स हैं वो किस तरीके से कम्बिनेशंस बनेंगे, ये मैंने इस शीट में बनाए हुए हैं जो कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अपलोड कर दूंगा। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर इसी तरह के मज़ीद ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई अपना लेटेस्ट ट्यूटोरियल अपलोड करूं तो उसका अलर्ट आपको मिल जाए। एंड के ऊपर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और वीडियो पे कमेंट करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।